validity session. We'll just I'm trying to connect with some expert professor in positive psychology, and we'll love to listen that professor also and all of you also regarding this workshop. And tomorrow we'll share, say, feedback form and other information regarding your certifications and everything. Our technical team is working round the clock for smoothing of this workshop. Dr. Nikhil is with us from last 4 days continuously. We are listening and we are learning a lot about positive psychology. Today, Dr. Nikhil will talk about on pro-social behavior, empathy, altruism, gratitude, forgiveness, resilience, and growth through trauma. सो मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बात शुरू करना चाहता हूँ कि हाउ दिस प्रो सोशल बिहेवियर अकर्स. एक छोटा सा इवेंट हुआ था इंग्लैंड में. निखिल, जस्ट कनेक्टिंग विद द पीपल so that number of persons may increase. Right now Sure, there sir. are 18% are there. Anyway, Sure, sir. so एक इवेंट हुआ था इंग्लैंड में मॉर्निंग में 4 बजे. I think name of that lady was Katie Jensky. She was coming from her duty और एक चौराहे पर उसको किसी एक व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया. एंड एट दैट टाइम नियर अबाउट 20 to 25 persons were there, and it was expected that somebody will go there and make safe that lady, but nobody has reached. Nobody has a fight with that fellow जिसने मर्डर किया. उसके साथ कोई फाइट नहीं की गई. एट दैट टाइम इस इवेंट का साइकोलॉजिस्ट ने ध्यान खींचा कि ऐसा क्यों हुआ. एक सिंपल सी थ्योरी निकल कर आई प्रो सोशल बिहेवियर की कि एज द नंबर ऑफ बायस्टैंडर्स इंक्रीजेस द प्रो सोशल बिहेवियर डिक्रीजेस. तो हम समाज के पक्ष में कैसा व्यवहार करते हैं, समाज पक्षी व्यवहार कैसा करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द नंबर ऑफ द पर्सन्स. एक और एग्जांपल मैं जनरली बात करता हूं कहीं कि अगर हमारे हाथ से कोई प्लेट गिर जाती है तो व्हाट विल वी कॉल इट. वो थोड़ा सा स्टिकी था, चिकना था, इसलिए प्लेट गिर गई. लेकिन अगर हमारे सर्वेंट से गिर जाए तो व्हाट वी से कि वो सर्वेंट है, वो लापरवाह है. सो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, why this process goes on, and there are a lot of theories behind pro-social behavior, altruism, forgiveness के बारे में. तो अभी अभी हम लोगों ने महावीर जयंती को सेलिब्रेट किया है. जैन फिलोसॉफी में एक बड़ा अच्छा सा फेस्टिवल होता है संवत्सरी, जिसमें क्षमा याचना की जाती है अपनी पुरानी मिसडीड्स को लेकर. दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फॉरगिवनेस, जिससे हम हमारे दिमाग में जो कचरा है, जो हम किसी के प्रति कुछ गलत धारणाएं लेके चल रहे हैं, ऑल द थिंग्स आर रेस्ट्रिक्टेड. सो वी विल लव टू लिसन डॉक्टर निखिल ऑन दिस टॉपिक. एंड कल की जहाँ तक बात करता हूँ, आई एम ट्राइंग कंटिन्यूसली, और प्रोबेबली आई जस्ट मैनेज सम एक्सपर्ट पर्सन, मोर एक्सपर्टाइज लेवल ऑफ प्रोफेसर लेवल के किसी पर्सन को आई जस्ट ट्राई टू कलेक्ट, और मैं कल वैलिडिटी सेशन में उनको लेके आने की कोशिश करूंगा. सो इट्स ओवर टू यू डॉक्टर निखिल. आपके बारे में बहुत अच्छे फीडबैक्स, मुझे बहुत सारे दिल, फिंगर्स,
बहुत तरह की चीज़ें, आइसक्रीम्स, क्लैपिंग्स, ये कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। एंड ये जो राइटअप्स आ रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर भी लिखा हुआ मिलता है। सो very nice to listen again, and we'll ready to learn lot of you from Dr. Nikhil. So you Thank you may so start much. your, because the number of All right, persons sir. are 27 now. Okay. So a very good evening to all of you, all the dignitaries and all my dear participants. So today is the 6th day of our amazing workshop, positive workshop, and we are going to cover our 5th unit by sharing our screen. So here I'm sharing my screen with all of you. I hope this is visible to you all. Yes, it is visualized. Yes, sir. All right, perfect. Okay, thank you so much. Thank you. चलिए, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आज हम जिक्र करेंगे, ये ऑल्दो लास्ट यूनिट है, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट है, क्योंकि ये हमें हमारे आउटर वर्ल्ड के साथ सबसे ज्यादा जोड़ती है। और ये वो चीजें हैं जो हम जैसे कि मैंने पहले भी क्लासेस में बताया कि हम कई सारी ऐसी चीजें करते हैं जिनका हमें नाम नहीं पता होता है, या ये वो ऐसी चीजें हैं जो हम जानते भी हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम मिसलीड हो जाते हैं, या हम कुछ गलत तरीके से इस चीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो हमारे फेवर में नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर आज कोशिश करेंगे कि उन सब चीजों को सही मायनों में समझें, उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग खुद में भी बिठाएं, और आपसे जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उन्हें भी आप इसके बारे में और ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे। सो ये एक तरह का सोशल वर्क हो जाएगा। सो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर एंड रेजिलियंस इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की 5th यूनिट पे हैं, और इसमें हम 2 आज बड़े पिलर्स को टच करेंगे। पहला है प्रो सोशल बिहेवियर एंड दैट इज एंड सेकंड इज रेजिलियंस। तो सर ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल कोट किया है, जिसको मैं आगे भी क्लास में यूज करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह से कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्पैथी, एल्ट्रुइज्म, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ थ्रू ट्रॉमा। ग्रोथ थ्रू ट्रॉमा एक नया टर्म, एक नई टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम आगे आज डिटेल में पढ़ेंगे। सो हर क्लास की तरह इस क्लास में भी एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूंगा कि यू टेक 10 seconds ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम एंड थिंक ओवर दिस। इस चीज के बारे में सोचिए कि ऐसा कब हुआ था, कौन सा ये लास्ट टाइम जब ऐसा था जब कोई आपके साथ बहुत ही ज्यादा काइंडनेस के साथ में पेश आया हो, कि someone was very kind to you. Okay. Second, have you ever gone through something hard and felt stronger because of it? ऐसी चीज कि आपने किसी एक मुसीबत, ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन को पार किया हो, उसका सामना किया हो, उसके बाद आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हो जब आप उसको टैकल कर चुके हैं। ये 2 अलग अलग थॉट्स हैं, ये दोनों अलग अलग फीलिंग्स प्रोवाइड करेंगे। पहला इज हैप्पीनेस, सेकेंड इज फीलिंग स्ट्रॉन्गर, फीलिंग रेजिलेंट। और ये एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं, आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपने अपने उस पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे जहां आपको ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। इस एक्टिविटी को करने का मेन रीजन यही है कि आप इसमें इमोशनली एंगेज हो सकें, और आप इसको समझें कि अलग अलग इमोशंस जो हैं वो हमें अलग अलग चीजें करवाते हैं। जिस तरह का इमोशंस हम अपने अंदर जनरेट करेंगे, जिस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, वो चीजें हमारे अंदर बढ़ती चली जाएंगी। ऑल राइट, सो सबसे पहला जो टॉपिक है वहां से हम शुरुआत करते हैं, विच इज प्रो सोशल बिहेवियर। अब प्रो सोशल बिहेवियर को एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो वॉलंटरी एक्शंस हैं आपकी। आपको कोई कुछ करने को नहीं कह रहा है, आप खुद अपने मन से किसी चीज को अगर कर रहे हैं जो कि आपको कम लेकिन बाकी दूसरों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। शायद हो सकता है आपको नुकसान फेस करना पड़े या आपका फायदा कम हो, पर कोई बात नहीं, आपको लगता है कि मैं वॉलंटरी कोई काम करना चाहता हूं जिससे दूसरे लोगों की बेनिफिट हो। इसमें क्या क्या आएगा? दूसरों की मदद करना, अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना, चाहे फिर वो खाना हो, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, जो भी चीजें आपके पास आप दूसरों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। आप कुछ चीज डोनेट कर रहे हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा है आप डोनेट कर रहे हैं। आप कोऑपरेट कर रहे हैं किसी के साथ में, कोई चीज है, कोई पर्सन है
वो फॉर एग्जाम्पल उसके पैर में लग गई है, वो ढंग से चल नहीं पा रहा, लेकिन वो स्टेयर केसेस में आपसे ऊपर चल रहा है, तो आप वेट करते हैं, आप कोऑपरेट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे आगे बढ़े, मैं आपके पीछे हूँ, नो प्रॉब्लम। आप उसका सामान, आपको उसका बैग उठाने की कोशिश करते हैं, वॉलंटियर करते हैं किसी चीज के लिए। ये सारी चीजें प्रो सोशल बिहेवियर के अंडर आती है। तो ये कि वो वॉलंटरी एक्शन है आपका, वो बिहेवियर है जो आपसे कई ज्यादा दूसरों को बेनिफिट करे, उसको बोलते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। ये जो बिहेवियर है, ये हमें डीपली कनेक्ट करता है किन चीजों से? पहला एम्पैथी से। एम्पैथी क्यों, अभी शॉर्ट में समझाऊंगा, बाद में डिटेल में आने वाला है। लेकिन एम्पैथी इसलिए क्योंकि आप जब तक सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकते, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस तरह का प्रो सोशल बिहेवियर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जब वो लेडी सिग्नल पे थी और उसका मर्डर किया जा रहा था, तो 25 लोग होने के बावजूद भी कोई उसकी हेल्प करने नहीं गया, क्योंकि वहां समझ ही नहीं पाए कि अगर ये किसी हमारे साथ होता तो क्या होता। तो एम्पैथी बहुत जरूरी है, और प्रो सोशल बिहेवियर में एम्पैथी का एक बहुत मेजर रोल है। सेकंड इज ग्रेटिट्यूड, कि आप अगर आपके साथ कुछ है, कोई ऐसी चीज है कि आप गिविंग पोजीशन में हैं, आप गिवर हैं, कि आपके पास इतना है कि आप दे सकते हैं, तो हमें इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड में होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। और तीसरा काइंडनेस। काइंडनेस सिंपल टर्म है जो इसके बारे में हम सभी जानते हैं, कि आपकी ऐसी भावना है कि आप लोगों की तरफ काइंड है, आप उनकी मदद करना चाहते हैं। ये सारी चीजें प्रो सोशल बिहेवियर में आता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी कि इट बेनिफिट्स बोथ गिवर एंड द रिसीवर। जो दे रहा है, हु इज अ गिवर, एंड द रिसीवर जो कि इस बेनिफिट को ले रहा है, दोनों को इसमें बेनिफिट होता है। प्रो सोशल बिहेवियर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको बाद में जाके समझ आएगा कि मैं इसके ऊपर क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ। चलिए, ये था हमारा प्रो सोशल बिहेवियर का एक बेसिक डेफिनेशन एंड मीनिंग, और इस तरह का एक एग्जांपल कि वी आर वॉलंटियरिंग फॉर अ गुड कॉज। हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज को करने की कोशिश करते हैं, तो वॉलंटियरिंग के माध्यम से ये एक तरह का प्रो सोशल बिहेवियर होता है। नेक्स्ट इज एम्पैथी। ओके, सो एम्पैथी बेसिकली एक ये सेकंड सब टॉपिक है। एम्पैथी क्या चीज है? एम्पैथी एक एबिलिटी है जिसमें आपको ये समझ आता है कि दूसरा क्या फील कर रहा है। हम लोग समझ पा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक और दूसरे की फीलिंग्स को खुद तक पहुंचा पा रहे हैं, ये होता है एम्पैथी। एम्पैथी का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपकी फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड को किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है और आप उसको कंसोल कर रहे हैं, तो बहुत लोग इस चीज में होके रह जाते हैं कि आपके साथ ये हुआ, अच्छा ये हुआ, बहुत बुरा लगा, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो। इस चीज को एम्पैथी के साथ में कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इसे सिंपैथी कहते हैं। एम्पैथी एग्जैक्टली क्या चीज होती है? एम्पैथी होती है कि जब आप अपने पैर को दूसरे के शू में डालकर देखते हैं, दूसरों के जूते में अपना पैर आप डाल के उस लेन पे वॉक करने की कोशिश करते हैं जहां वो चल रहा है। उसको क्या तकलीफें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानी है, उसने किसको खोया है, आज वो कैसा फील कर रहा है, वो सब चीजें जब आप फील करने लगते हैं कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग, जब आप यहाँ पहुंच पाते हैं, तो बनता है आपका एम्पैथी। एक बड़ा ही अच्छा थॉट प्रोवोकिंग डायग्राम जो है वो दे रखा है कि एक तरफ है सेल्फ, एक तरफ है अदर। अब जो दोनों मिक्स हुए हैं और जो बीच का कॉमन पार्ट है, इसको एम्पैथेटिक पार्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट, गोइंग ऑन टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एम्पैथी। अब टाइप्स ऑफ एम्पैथी 3 तरह की बताई गई है। पहला है कॉग्निटिव एम्पैथी, जिसमें आप दूसरे का पर्सपेक्टिव समझते हैं। पर्सपेक्टिव मतलब दूसरे का थॉट प्रोसेस समझते हैं कि ये कैसे सोच रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों है। किसी ने आपसे झूठ बोला, लेकिन आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि झूठ बोलने के पीछे का क्या रीजन है, वो है कॉग्निटिव एम्पैथी। दूसरा चीज है इमोशनल एम्पैथी, फीलिंग व्हाट अदर पर्सन इज फीलिंग। दूसरा पर्सन क्या फील कर रहा है, अगर किसी ने अपने लव्ड वन को खोया है, तो वो क्या फील कर रहा है, वो खुद फील कर पाना, इसको बोलते हैं इमोशनल एम्पैथी। तीसरा होता है कंपैशनेट एम्पैथी। कंपैशनेट एम्पैथी वो है कि आप यू आर टेकिंग एक्शन टू हेल्प बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग। अब आपको समझ आ गया कि ये क्या चीज है, समझ भी लिया आपने, अंडरस्टैंड भी कर लिया, फीलिंग भी समझ में आ गई, अब उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। कि किसी को एग्जाम के लिए लेट हो रहा है और उसकी बाइक खराब हो गई है, आपने उसको ड्रॉप किया, आपने जो एक्शन लिया, वो होती है कंपैशनेट एम्पैथी। नेक्स्ट आता है कि व्हाई एम्पैथी मैटर्स। अब एम्पैथी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसा कहा जाता है कि हम सोशल बीइंग्स हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं,
हम आसपास के लोगों से बिना कनेक्ट हुए नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जब हम दूसरे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और सही मायनों में कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फंडामेंटल प्रॉब्लम साउंड होगा। इसलिए एम्पैथी बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्पैथी हमारे लिए क्या करती है? इमोशनल कनेक्शन बनाती है एंड मेक्स अदर्स फील हर्ड एंड वैल्यूड। ये हमें हेल्प करती है कि हम दूसरे लोगों को फील कर सकें, उन्हें सुन सकें और उन्हें वैल्यू दे सकें। तो ये जो चीज है, ये कर पाना किसकी वजह से पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ एम्पैथी की वजह से पॉसिबल है। ये हमारा टीम वर्क बहुत इंप्रूव करता है। आप अपने वर्क प्लेस पे कभी भी एम्पैथेटिक होके देखिए, किसी एक पर्सन की जो प्रॉब्लम है उस चीज को आप वैल्यू करके देखिए, उसको सुन के देखिए, उसको फील करके देखिए। वो आपके साथ इतना अच्छी तरह जुड़ेगा कि आपकी एक से एक बढ़ के टीम होना शुरू हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम होने लगेंगे, आपके जो बॉन्डिंग हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो बेटर होने लगेंगे। फिर चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी चीजों को छोड़ के सामने वाली चीजों को वैल्यू करना, सामने वाले पर्सन की चीजों को वैल्यू करना ज्यादा बेटर समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दे रखा है कि एक फ्रेंड है आपका जो कि किसी टेस्ट में फेल हो गया। तो ये बोलने की बजाय कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, इससे बेटर आप ये चीज समझा सकते हैं उसको कि मैं समझ सकता हूँ कि कितना डिसअपॉइंटेड आप फील कर रहे होगे। मुझे पता है कि आपने पूरी तैयारी की थी, उसके बाद भी किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं हो पाया, पर मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हो। आप खुद सोचिए कि पहला वाला रिस्पॉन्स और दूसरे वाले रिस्पॉन्स में क्या ज्यादा बेटर सुनाई दे रहा है? ऑब्वियसली सेकेंड वाला रिस्पॉन्स ज्यादा बेटर हमें लगता है। दिस इज नोन एज एम्पैथी। जब आप सामने वाली की प्रॉब्लम को अपना समझ के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये कुछ स्किल्स हैं जो कि एम्पैथी की मदद से काफी ज्यादा प्रॉपर की जा सकती है, स्ट्रेंथन की जा सकती है, जिसमें आता है नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, फीलिंग सेफ, इमोशनल कनेक्शन, आइडेंटिफाइंग नीड्स। ये सारी चीजें हैं जो हम किसी और के साथ में मैच करके अगर हम चले, एम्पैथेटिक हो, तो हम ये सब चीजें इनहैंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज केस स्टडी। ये प्रिया नाम की एक लड़की है जो कि शी बिकेम वेरी विड्रॉन आफ्टर हर पेरेंट्स सेपरेशन। उसके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया, इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ही विड्रॉन फील कर रही थी। उसके क्लासमेट ने ये नोटिस किया, ऋतु करके उसकी क्लासमेट है जिसने नोटिस किया। फाइनली वो उसके पास बैठी उसके लंच पीरियड के दौरान। उस पूरे टाइम में जब प्रिया ने खुल के अपनी बात बताई, तो ऋतु ने उसको कोई सोल्यूशन नहीं बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम अपने फादर से बात करो, तुम अपनी मदर से बात करो, तुम ये सब करो, तुम वैसा करो, तुम वहां चले जाओ। उसने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस को वहां पर शो किया। उसने बताया कि मैं आपके लिए हूँ, अपनी एम्पैथी को शो किया, और इस वजह से प्रिया को अकेलापन महसूस नहीं हुआ और उसको बेटर फील होना शुरू हुआ कि अब वो ज्यादा बेटर फील कर रही थी अब ओपन अप होने के बाद, और ऐसे इंसान से बात करने के बाद जो कि बिना किसी जजमेंट के उसे एम्पैथेटिक वे में ट्रीट कर रहा था। तो ये था एक केस स्टडी जिसमें अगर आप सही तरीके से किसी पर्सन के साथ में अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, एम्पैथी शो कर पाते हैं, तो ये आपकी साइकोलॉजिकल सेशन के लिए भी बहुत ज्यादा बेटर एक सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म इज बेसिकली एक वो कंसर्न जहां आप सेल्फलेस होके काम करते हैं, जहां आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की वेलबींग के बारे में सोचते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपको क्या मिलेगा रिटर्न में। आप बिल्कुल नहीं ये देखते कि मेरा थोड़ा तो फायदा हो जाए, बाकी सब दूसरों का हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ा मेरा हो जाए, नहीं। ये एक बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छी चीज इसमें मेंशन की गई है, जिसका डिफरेंस हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर से अभी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। इस चीज में बिल्कुल भी आपका अपना रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे कि किसी स्ट्रेंजर की मदद कर देना, ब्लड डोनेट कर देना, वॉलंटियर कर देना, ये सारी चीजें आपको एक तरह का अल्ट्रुइज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, दीज आर दी एक्ट्स विद एब्सोल्युटली नो एक्सपेक्टेशन। ऐसी चीजें, ऐसे एक्ट करना, डोनेट करना, हेल्प करना, किसी को सड़क पार कराना, किसी जानवर की मदद कर देना, ये सारी चीजें जो है ये आप तब करते हो जब आप कभी भी कहीं किसी से रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो।
अब ये बात देखी जा रही है नेक्स्ट स्लाइड में कि अल्ट्रुइज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आपने अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जब किया, आपने किसी की मदद कर दी ऐसे ही बिना किसी रिटर्न के, तो क्या होता है? इससे सबसे पहली चीज जो है, आपको बहुत खुशी मिलती है, जिसमें आपने हमेशा देखा होगा ना कि ब्लड डोनेशन की जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें एक बड़ा ही कॉमन और बहुत पॉपुलर डायलॉग है कि करके देखो अच्छा लगता है। सो ये वो उसी चीज की बात की जा रही है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कुछ तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया है किसी के लिए। आप ढूंढने नहीं जाते हैं कि ये ब्लड किसको मिला होगा, फिर वो मुझे कुछ देगा या नहीं देगा। आपने बस वो चीज कर दी बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में। आपको खुशी महसूस होती है, आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है, सेंस ऑफ पर्पस आपको फील होता है कि हाँ मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इस लेवल इतना अमाउंट ऑफ ब्लड है कि मैं दे सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं दूं, मैं दूंगा। आपको एक पर्पस समझ में आता है। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल वहां ब्लड डोनेशन से रिलेटेड दे रखा है कि रमेश डोनेट्स ब्लड ट्वाइस अ ईयर, हिज ओनली मोटिवेशन इज इफ आई कैन सेव अ लाइफ व्हाई वुडंट आई। एग्जैक्टली जो भी मैं पे बात कर रहा था कि रमेश जो है वो साल में 2 बार ब्लड डोनेट करता है और उसका एक ही मोटिवेशन है कि अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूँ, किसी की लाइफ सेव कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूं। इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी है जो कि सीमा की फूड ड्राइव पे बेस्ड है। ड्यूरिंग अ लोकल फ्लड, सीमा ऑर्गेनाइज्ड अ फूड एंड क्लोथिंग ड्राइव। एक जगह थी जहां पे फ्लड आ गई, वहां पे एक लड़की थी सीमा, उसने फूड और क्लोथिंग ड्राइव जो है वो शुरू की। ठीक है, ना उसने ये काम रिकॉग्निशन के लिए किया और ना और कुछ उसका रिटर्न में चाहिए था, उसने बस और बस इस चीज को किस लिए किया, कंपैशन के लिए। कंपैशन मतलब क्या, एक कंसर्न लोगों के लिए कि लोगों के घर घर उजड़ गए, वो अपने परिवार वालों से दूर हो गए, उनके पास अभी कुछ नहीं होगा खाने को, तो हम कुछ तो कर सके। तो इस कंसर्न के साथ, इस काइंडनेस के साथ उसने शुरू किया और इसी चीज को हम एम्पैथेटिक बिहेवियर कहते हैं। बाद में बात वो अलग है कि उसको इस चीज के लिए, कम्युनिटी सर्विस करने के लिए अवार्ड दिया गया और उसने उस स्पीच के दौरान एक ये सेंटेंस बोला कि लोगों की खुशी ही, लोगों तक अगर मैं हेल्प कर पा रही हूँ और वो हेल्प पहुंच रही है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो ये थी एक केस स्टडी सीमा की, जिसने लोकल फ्लड में लोगों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कंसर्न और काइंडनेस के साथ में हेल्प की। और इसी चीज को माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं हम लोग एम्पैथेटिक बिहेवियर। अब आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आया होगा, क्योंकि हम दोनों पढ़ चुके हैं प्रो सोशल बिहेवियर और अल्ट्रुइज्म क्या होता है। तो इसमें मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस वो ये है कि प्रो सोशल बिहेवियर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका भी बेनिफिट, जो गिव उसका भी बेनिफिट होगा। बिहेवियर एक्शन है जिसमें आप कोई काम करते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं, जैसे कुछ डोनेट कर दिया या कुछ कर दिया। कई बार हम लोग इसलिए भी अमाउंट डोनेट कर देते हैं क्योंकि हमको उस डोनेशन का रिबेट मिलता है, टैक्स करते हैं लोग, कई बार करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस इन्वॉल्व हो सकती है प्रो सोशल बिहेवियर में। लेकिन अल्ट्रुइज्म का क्या है, अल्ट्रुइज्म में ये है कि आप किसी की मदद करते हैं बिना बिना कोई सेल्फ रिवॉर्ड के, सेल्फलेस होके आप लोगों की हेल्प करते हैं। आप ही बिल्कुल छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ इसके बदले मिलेगा। आपका बस यही चीज है कि बस किसी की हेल्प हो जाए, बस इतना सा। ये है अल्ट्रुइज्म और प्रो सोशल बिहेवियर का बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट आता है ग्रेटिट्यूड। आई होप प्रो सोशल बिहेवियर और अल्ट्रुइज्म के बीच का डिफरेंस सभी का क्लियर हो गया है। तो क्या हम आगे बढ़े हैं आगे? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेटिट्यूड। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। वो क्यों है वो जरूर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने चीजों के थ्रू, ताकि आपको शायद अगर एक पर्सन को भी इस पूरी वर्कशॉप में एक पर्सन को भी ये बात हिट कर जाती है और वो अगर इस लीड को पकड़ के आगे बढ़ना चाहें और बढ़े, तो मुझे लगता है कि मेरा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सफल हुआ। ठीक है, वो मैं आपसे आगे शेयर करना चाहूंगा। पहले देख लेते हैं कि ग्रैटिट्यूड है क्या। ठीक है, ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोल देना नहीं है। थैंक यू तो आप बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे लोगों को पूरे दिन में बोल देते हैं। दिस इज नॉट जस्ट थैंक यू, इट इज रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग द गुड इन लाइफ। कि आपके जीवन में जो भी चीजें अच्छी हैं, जो चीजें अप्रिशिएट करने लायक हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको एक्चुअल में अप्रिशिएट करना। ठीक है, आपके पास
घर है, आपके पास अच्छे कपड़े हैं पहनने को, आपके पास फैमिली है सपोर्ट के लिए, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास एक अच्छी जॉब है, आपके पास अच्छा खाने को अच्छा खाना है, आपके पास कम्यूट करने के लिए व्हीकल है। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे, हम हमेशा कंपेयर करते हैं उन लोगों से जिनके पास ज्यादा है। हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास बहुत कम है। यही सही मायने में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है कि आप वो देखें कि मेरे पास इतना कुछ है, जो हो सकता है कि कल ना रहे, कल सुबह मैं उठूं और मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन आज मुझे इस चीज के लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है दैट आज मेरे पास ये है। दिस इज नोन एज ग्रैटिट्यूड। इस फीलिंग को, थैंकफुल और ग्रेटफुल, हर चीज के लिए शुक्रगुजार होने की जो फीलिंग है, उसको बोलते हैं हम ग्रैटिट्यूड। ये हमारा फोकस शिफ्ट करता है। ये सबसे अच्छी बात है ग्रैटिट्यूड की कि हाँ, ये हमारा फोकस किस चीज से शिफ्ट करता है, फ्रॉम व्हाट वी लैक टू व्हाट वी हैव। हमारे पास क्या नहीं है, इस चीज से हमारा ध्यान हटा के इस चीज पे लेके आता है कि हमारे पास क्या क्या है। और जब ये चीज होती है तो हमारा मेंटल वेलबींग अच्छा रहता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी का जो संचार है वो 10x और 100x होके हमें देखने को मिलता है। अब ये वो पिक्चर है जिसके बारे में बात करना चाह रहा था कि यहाँ पे हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल हुआ जा सकता है, ऐसा कुछ मेंशन है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर कम्युनिटी, फॉर आर्ट, फॉर म्यूजिक, फॉर रिलेशनशिप, फॉर क्लीन एयर, फॉर मदर अर्थ, फॉर पैशन, फॉर हेल्थ, फॉर सन, फॉर मून, फॉर क्लीन वाटर, फॉर टीचर्स, स्कूल, मेमोरीज, दिस पर्टिकुलर मोमेंट जहां भी मैं बैठा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, मेरी हीलिंग्स, मेरी पॉजिटिविटी, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये सारी नेचर, ये सभी चीजों के लिए आप यू नेम इट, और आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो जो आपके पास है। जितना पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उस हिसाब से आप अपनी चीजों को मेंड कर सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के कुछ बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स स्पेसिफिकली की यह बात की गई है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है। आपका अगर एक बार आपने, ट्रस्ट मी, मतलब मैं चाहूंगा कि अगर कोई यहाँ पे करता है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्लास के बाद, ये लेक्चर खत्म होने के बाद अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो जरूर इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि एक बार आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो लोग आपको बहुत जल्दी परेशान भी नहीं कर पाएंगे। जो होता है ना, कई बार आपको कुछ ऐसा पोक कर देते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मतलब ये एग्रेशन हो जाता है, लोग आपके मूड को नेगेटिव कर ही नहीं पाएंगे। आपको मूड हमेशा लाइट रिलैक्स्ड रहेगा, आपकी रिलेशनशिप हमेशा अच्छी होने लगेगी, आप उस रिलेशनशिप में खामियां नहीं ढूंढेंगे, पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, अच्छी चीजें ढूंढेंगे, इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होने लगेगी। सो रिसर्च स्टडी में भी बताया गया है कि वो लोग जो कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, जर्नल लिखते हैं, और ऐसे लोग थे जिन्होंने 10 वीक तक रेगुलर ग्रेटिट्यूड जर्नल को लिखा, और उन्होंने ये पाया कि उनके अंदर कई ज्यादा ऑप्टिमिज्म था। उन्होंने अपनी जो डेली लाइफ की एक्सरसाइजेस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से किया, और उनकी डॉक्टर की विजिट्स कम हो गई। कैन यू बिलीव दिस? दिस इज अ ट्रू रियल रिसर्च कि उनकी डॉक्टर की विजिट्स कम हो गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी बीमारियां, इतनी प्रॉब्लम्स पे वो फोकस ही नहीं कर रहे थे, वो ये फोकस कर रहे थे क्या अच्छा है, तो उनकी बीमारियां ऑटोमेटिकली कम होने लगी। ग्रेटिट्यूड और भी कई चीजें हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। हम जॉब सेटिस्फैक्शन में ये जॉब अच्छी नहीं है, ये तो बेकार है, इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो वैसा नहीं है। आप ये देखिए कि इसमें अच्छा क्या है, क्या आपके पास एटलीस्ट जॉब तो है। किसी के पास जॉब नहीं है, उससे पूछो जॉब की क्या वैल्यू है। ओके, सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ऑप्टिमिज्म हमारा इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस के अगेंस्ट हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। डिप्रेशन की जो चांसेस हैं वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ हमारी अच्छी रहती है, हमारी स्लीप जो है वो इम्प्रूव्ड रहती है। तो ये कुछ और बेनिफिट्स हैं जो कि ग्रेटिट्यूड के हैं, अगर आप डेली लाइफ में डेली रूटीन की तरह ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी है, अर्जुन की केस स्टडी है। अर्जुन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में किसी सेटबैक को लेकर, और उसके थेरेपिस्ट ने उसको एडवाइस किया कि आपको जर्नलिंग करनी चाहिए। आपको एटलीस्ट 5 चीजें, मिनिमम 5 चीजें ऐसी लिखनी चाहिए, मैक्सिमम आप कितनी भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम ऐसी 5 चीजें लिखनी चाहिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। हर रोज आपको ये करना चाहिए, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसने ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया तो उसने ये देखा कि उसकी माइंडसेट में बहुत जबरदस्त शिफ्ट आया।
बहुत जबरदस्त चेंज आया। उसके बाद वो नेगेटिव में नहीं सोच रहा है, वो पॉजिटिव में सोच रहा है। वो हर चीज ये देख रहा है कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें अच्छा क्या है, इसमें अच्छा क्या है। ये बेसिकली वैसा है कि सिल्वर लाइनिंग देखने की आदत हो जाना, कि हमारे हमारे सर के ऊपर जो आसमान है उसमें कितने भी बादल आ जाएं, काले बादल आ जाएं, लेकिन आपको जो सिल्वर लाइनिंग है ना, जिसको हम बिजली बोलते हैं, वो दिख ही जाती है। इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, जब आपको ऐसी चीजें नजर आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके हम बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस बेसिकली क्या चीज है? अच्छा, फॉरगिवनेस से पहले मैं वापस थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में आपको बता रहा था, तो एक छोटा सा ये कहानी नहीं है, ये दिस इज अ रियल लाइफ इंस्टेंस कि 2020, हम सभी को पता है 2020 में क्या हुआ था, कोविड आया था। सब लोग बहुत ज्यादा उथल पुथल में थे, सब लोग बहुत ज्यादा हसल कर रहे थे, उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है, फर्स्ट वेव चल रही है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उस समय बीइंग अ ह्यूमन, कहीं ना कहीं मुझ पे भी वो इम्पैक्ट आया। मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं फील होने लगा कि दैट क्या अब इतनी नेगेटिविटी हो गई है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। आए दिन हम किसी के डेथ की खबर सुनते हैं, किसी के बीमार होने की खबर सुनते हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, अफरा तफरी मची हुई है, लोग अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। ये हो क्या रहा है? तो ये इतना नेगेटिव जब चीजें सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। फिर उसी दौरान कोइंसिडेंटली मैं एक ऐसे क्लब के साथ ज्वाइन हुआ जो उस समय ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करवा रहे थे लोगों को। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप एक बार ट्राई करिए, एक बार आप खाली आके देखिए कैसा लगता है, हमें आपसे भी सुनने का मौका मिलेगा। और तो मैं तो अंदर से ये सोच रहा था कि मुझे जरूरत है, वो वहां से सोच रहे थे कि आप आ जाओगे तो हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो ऐसा एक अच्छा बैलेंस बैठ गया। मैं सुबह सुबह उस क्लब में बैठना शुरू किया, उसमें जूम मीटिंग्स पे वो सब चीजें हुआ करती थी, और धीरे 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 बहुत मजा आने लगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी। वहां मैंने एक नई हैबिट डेवलप की। ठीक है, वो हैबिट ये थी कि एटलीस्ट 10, मिनिमम 10 चीजें आपके जीवन में ऐसी हैं जो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। वो चीजें आप बस लिखो, उस चीज के लिए शुक्रगुजार हो कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस, आई एम थैंकफुल टू हैव दिस, आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस, आई एम लकी इनफ कि आज मेरे साथ ये हुआ, आई एम ग्लैड कि आज मुझे ये खाने को मिला। छोटी छोटी चीजें मैंने भी, वो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा यार, मैंने कहा ये नहीं किया, मैंने मुझे ये करना चाहिए, मैंने ये करना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, 2020 से लेके आज की तारीख है 2025, लगभग 5 साल हो चुके हैं, और एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि मैंने आज तक वो प्रैक्टिस छोड़ी है। वो इतनी ज्यादा अमेजिंग है, इतनी मैग्नेटिक है, इतनी एडिक्टिव है, पॉजिटिवली एडिक्टिव है कि आप एक बार उसको करना शुरू करेंगे तो आप वापस पीछे मुड़ के कभी देखेंगे ही। और ये एक बहुत ही शानदार चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में इनकलकेट की। और दूसरी शानदार चीज जो थी कि मैंने तब से 2020 से लेके आज तक न्यूज चैनल्स देखना बंद कर दिया, और न्यूज़पेपर में जो फालतू की न्यूज आती है कि आज ये हुआ, इसका मर्डर, इसका ये, इसका वो, इसको मोलेस्ट किया, इसका रेप हुआ, ये यहाँ चोरी हुई, यहाँ आग लगी, ये सारी चीजें बंद कर। बेसिकली न्यूज़पेपर में जब तक कुछ बहुत काम की चीज नहीं हो तब तक बंद कर दिया देखना, न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया। वो दिन है, आज का दिन है, 5 साल हो गए मैंने नहीं देखा। एंड ट्रस्ट मी, ड्रास्टिक इफेक्ट आता है लाइफ। ठीक है, मुझे भी पता है कि 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, किसी की भी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप वीक्स में भी कर लेंगे ना, कुछ वीक तक इसको प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मंथ्स तक इसको प्रैक्टिस करेंगे, और आपको वो चेंज नजर आएगा। अगर कोई भी यहाँ पे जो इस क्लास में प्रेजेंट है वो इस चीज को करना चाहता है तो आप प्लीज करें। जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी, आई विल ट्राई टू गिव दिस हेल्प टू यू, आई विल गाइड यू विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ऑल राइट, चलिए, सो ये मैं ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड आपको शेयर करना चाह रहा था। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या चीज है? फॉरगिवनेस इज बेसिकली किसी भी चीज को जो हमारे जैसे कि सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि इंडियन जैनिज्म में हम एक चीज प्रैक्टिस करते हैं कि हम क्षमा याचना करते हैं, हम माफी मांगते हैं कि कोई भी चीज ऐसी कुछ हुई जो हमारे पास्ट में, हमारी ऐसी डीड्स कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैंने अगर किसी का दिल दुखाया है, या मैंने किसी का गलत किया है, या किसी ने मेरा गलत किया है, तो मैं उससे एक तो माफी मांगूंगा, और मैं माफी दे भी दूंगा कि कोई मुझसे माफी मांग रहा है तो मैं माफी दे भी दूंगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, यहाँ पे
दूसरे को हार्म करने की जो एक रिवेंज लेने की जो एक मन में आ जाती है, ये इमोशनल बैगेज को भर के अपने कंधों पर लेकर बर्डन खुद को करने की जो आदत होती है ना, इससे छुटकारा पाना, सब चीजें लेट गो करना, थॉट्स जो रिवेंज के थॉट्स हैं उसको भूल जाना, इमोशनल बैगेज को वहीं छोड़ देना, इसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। सिर्फ सॉरी एंड इट्स ओके बोल देना फॉरगिवनेस नहीं, अपने मन से उस मैल को निकालना, इसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। और ये जितना माफी मांगने वाले को हेल्प करता है, उससे कई ज्यादा माफी देने वाले को हेल्प करता है। फॉरगिवनेस ये नहीं कि आपने माफी दे दी तो आप बड़े हो गए। मुझे तो ये लगता है कि फॉरगिवनेस ये कि आपने माफी दे दी तो आप फ्री हो गए, आप उस चीज से निकले, माना आप उस चीज में फंसे हुए थे, आप उसमें अटके हुए थे। इसको बोलते हैं सही मायनों में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना। यहाँ एक बड़ा ही अच्छा सा कोट दे रखा है जॉन पॉल का कि फॉरगिवनेस इज द रिस्टोरेशन ऑफ फ्रीडम टू वन सेल्फ, इट इज द की हेल्ड इन आवर ओन हैंड ऑफ आवर ओन प्रिजन सेल। हम जिस कैद में बंद है, जिस पिंजरे में बंद है, उसकी चाबी हमारे ही हाथ में होती है। जैसे ही हम उस चाबी का यूज करते हैं, जैसे ही हम फॉरगिव करना शुरू करते हैं, माफ करना शुरू करते हैं और माफी मांगना शुरू करते हैं, हम उस चीज से बाहर आ जाते हैं। अब फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है? ऑब्वियस सी बात है, हमें सबको पता है फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल रीजन है, जैसे हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, हमें अच्छी नींद आने लगती है, हमारा इमोशनल रेजिलेंस जो है वो बढ़ने लगता है। इसी से जुड़ा एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि स्नेहा करके एक बच्ची है, उसने उसकी फ्रेंड जो थी जिसने उसको बिट्रे किया था, शी फॉरगिव हर, ठीक है, उसने उसको माफ कर दिया, ठीक है। उसने ये चूज किया कि हम उस चीज को फिर से रिज्यूम नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम को फिर से रिज्यूम नहीं करेंगे। शायद हो सकता है कि हमारी दोस्ती भी नहीं रहे, हो सकता है कि ऐसी चीजें हो गई है कि हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन मैं पिछली जो गलती हुई है उस चीज के लिए आपको बिल्कुल माफ कर रही हूँ, मैं आपको फॉरगिव कर रही हूँ और इमोशनली फ्री कर रही हूँ। और ये जो इमोशनल फ्रीडम है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। क्योंकि जो इंसान गलती करता है वो तो फंसता ही है, वो अपने थॉट्स में, अपनी इमोशंस में, फीलिंग्स में, अपनी गिल्ट में, रिग्रेट में फंस ही जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो जिसके साथ गलत हुआ है वो भी फंस जाता है। तो अब फॉरगिवनेस ही वो एक चाबी है, फॉरगिवनेस ही वो एक तरीका है जिसकी मदद से एक इंसान दो लोगों को आजाद कर सकता है। और इसलिए फॉरगिवनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक केस है निहाल का। देखिए, निहाल के जो फादर हैं उन्होंने उनकी फैमिली को अबंडन कर दिया। वो उसके फादर जो है वो कहीं चले गए, बहुत साल पहले ही कहीं पे उन्हें छोड़ के चले गए। निहाल जब बड़ा हुआ तो उसने एक अपने अंदर ये इस चीज को डेवलप किया, उसने इस चीज को समझा और उसके बाद अपने फादर को, जहां पर भी वो थे, उनको एक लेटर लिखा, ठीक है। उन लेटर इसलिए नहीं लिखा कि आप वापस आ जाओ, आप हमें वापस अपना लो, हम वेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। रिकनेक्ट करने के लिए लेटर नहीं लिखा, इसलिए लेटर लिखा कि जो भी चीजें हुई, जो भी सर्कमस्टांसेस रहे जिसमें आपने हमको छोड़ दिया और हम अलग हो गए, लेकिन इन सभी चीजों से मैं आपको मुक्त कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भी इस चीज से हील होना है। और इस तरह से हील करने के लिए उसने एक लेटर लिखा और उसने बाद में अपनी चीजें को शेयर किया और उसने अपनी पोस्ट फीलिंग्स जो है उसको शेयर की। तो उसने ये बताया कि मैंने जब ये किया, मैंने जब वो लेटर लिखा और मेरे फादर तक वो पहुंचा और उनका जब रिप्लाई आया, तो उसको पढ़ के मुझे ये समझ आया कि दिस वाज द मोस्ट पावरफुल थिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड एंड आई हैव एवर डन टू माई सेल्फ। इससे ज्यादा पावरफुल, इससे ज्यादा अच्छी चीज मुझे अभी तक फील ही नहीं हुई। तो इतना अच्छा आप फील कर सकते हैं अगर आप किसी को माफ कर देते हैं तब। फॉरगिवनेस विल सेट यू फ्री, कि फॉरगिवनेस जब आप करना शुरू करेंगे तो आप खुद भी फ्री होना शुरू हो जाए। अब आता है रेजिलेंस। रेजिलेंस बेसिकली एक एबिलिटी है जो कि हमें डिफिकल्टीज में बाउंस बैक करने में हेल्प करता है। अब रेजिलेंस मतलब ये नहीं कि आप बहुत ताकतवर हो गए, आप जिम चले गए, आपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स बना लिए और आप अब ताकतवर हो गए तो आप अपने उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं। रेजिलेंस मतलब ये कि जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समय आता है, चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उस केस में अपने आप को कैसे वहां पर बनाए रखना ताकि आप सेटबैक ना लगे, आपको किसी चीज का बाउंस बैक करना, वहां पे उस प्रॉब्लम्स को डट के सामना करना, इसको बोलते हैं रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब नहीं है कि कोई आपको पेन दे रहा है तो बस आप पेन अवॉइड करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि ये चीज है कि आप लर्न कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं उस चीज को, कि कोई चीज है जहां से बस आप निकल के वापस आ गए। इस चीज को बोलना, इसको बोलते हैं
रेजिलेंस। रेजिलेंट जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज में सर्वाइव कर जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा टर्म है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे ज्यादा फिट है वो सर्वाइव करेगा किसी भी सिचुएशन में, और उसी चीज को डिफाइन करता है रेजिलेंस। और बहुत जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो होती है वो इमर्ज होती है जो लोग रेजिलेंट होते हैं। रेजिलेंस बेसिकली वो एबिलिटी है जहां आप एडजस्ट कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो इजीली किन चीजों से, जहां पर भी चेंज आया है या जहां पर भी बहुत मिसफॉर्च्यून हो गया है। मिसफॉर्च्यून में आपको अगर सिंपल तरीके से समझाऊं तो एक कंपनी है जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन, गूगल, ये इसमें भी कुछ माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे कुछ कभी कभी आ जाता है जब रिसेशन आ जाता है, तो रिसेशन के दौरान ले ऑफ होता है तो हजारों हजारों एम्प्लॉयज को निकाल देता है। बाकी सब लोग परेशान हो रहे हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने क्या। लेकिन एक जो रेजिलेंट इंसान होगा वो कहेगा कोई बात नहीं, जॉब भी तो मेरी काबिलियत पे ही लगेगी, पहले भी ऐसे ही लगी थी, अभी भी ऐसे ही लगेगी, मैं ट्राई कर लूंगा, मैं कोशिश करूंगा। अगर मैं सेल्स में हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेलिंग करूं, तो जॉब नहीं लग रही तो क्या हुआ, मैं कुछ भी सेल कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरी एबिलिटीज तो कम नहीं हो जाएगी ना उससे, मेरी स्किल सेट तो कम नहीं हो जाएगा जॉब जाने से। तो किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जब आप एक अलग तरीके से निकल के आते हो, आप उसको डट के सामना करते हो और आप अपने आप को वहां पर रोके रखते हो, इस चीज को, इस पावरफुल फीलिंग को बोलते हैं रेजिलियंस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में अगर आपको समझाऊं तो वो चीज है कि जहां भी मतलब आपको जमीन के नीचे गाड़ दिया जाए और थोड़ी सी अगर दरार मिले तो आप दरार में से भी फूल बनकर निकल जाओ, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ये आपके साथ कई सारे ट्रॉमास हुए, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए, प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, बहुत सारे हाईली चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस के बाद, ट्रॉमा के बाद जब आप कम बैक करते हो और पॉजिटिव कम बैक करते हो कि स्ट्रगल और ये सब करने की बजाय आप अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो और ग्रो करते हो कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, तब जाके मुझे वो चीज हिट की और उसके बाद जो मैंने चीजें की है अब मैं उससे पॉजिटिव की तरफ ही चलता चला जा रहा हूँ। कुछ देयर आर सम इंडिविजुअल्स विद एक्सपीरियंस ग्रोथ फॉलोइंग ट्रॉमा, ठीक है, जो उनके साथ बुरा हुआ उसके बाद उनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। उससे ये कैसे होता है, इससे क्या चीजें होंगी, जब आप कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई, आपने उसमें डट के सामना किया, आप उससे बाहर निकले और आपने ग्रो करना शुरू किया, अब क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप्स बेटर होने लग जाएंगी, आपको ग्रेटिट्यूड का सही मायने में मतलब समझ में आएगा, आपकी लाइफ को एक नया पर्पस मिलेगा, आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंज आना शुरू हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी आप प्रैक्टिस कहीं ना कहीं करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है वो हमारे सोशल सपोर्ट, हमारा इस चीज को बढ़ाता है, रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है और मीनिंग मेकिंग करता है। ये मीनिंग मेकिंग बड़ा ही अच्छा सा वर्ड है। मीनिंग मेकिंग मतलब कि कोई चीज अगर हुई है तो वो क्यों हुई है, इस चीज को समझ पाना, इसको बोलते हैं हम मीनिंग मेकिंग। और भी कई सारी चीजें हैं कि जिससे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, नई नई पॉसिबिलिटीज का हमें पता लगता है कि अगर हम इस कुएं में गिरे नहीं होते तो हमें पता ही नहीं होता कि और भी कई तरीके हैं इस कुएं से निकलने के, तो नई पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आती है कि आपके अंदर कितना पर्सनल स्ट्रेंथ है कि आप किसी चीज को कर पाते हो, ये आपको तब पता लगता है जब आप मुसीबत की घेरे में खड़े होते हो। तो इसलिए भी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। आप अपने क्लोज रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं, यूं तो आपको बहुत लोग कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, लेकिन जब प्रॉब्लम सच में आती है तो कितने लोग एक्चुअली आपके साथ खड़े हैं, वो चीज का जो परख है वो आपको वहां होती है। और आपको एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव से आप लाइफ को देख पाते हो, आप थैंकफुल हो पाते हो, आप ग्रेटफुल हो पाते हो, आप अप्रिशिएट कर पाते हो हर एक मोमेंट को। इसलिए ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनन्या जो कि एक कैंसर सर्वाइवर है, उसकी कैंसर बैटल को लेकर एक केस स्टडी यहाँ बताई गई है। 19 साल की एक बच्ची है अनन्या, जिसने कैंसर को सर्वाइव किया है। वो जर्नलिंग लिखना शुरू किया, उसने फोरम्स को ज्वाइन किया, लोगों के साथ बातचीत की, और उसने सर्वाइवर होने के बाद उसने क्या क्या चीजें की और रिकवरी जैसी हुई उसकी, उसने क्या किया, एक छोटा सा सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया। सपोर्ट ग्रुप बेसिकली वो होता है जहां पर आपके ही जैसे लोग होते हैं और उन्हें इन चीजों से बाहर आना होता है, तो हम उन्हें पेप टॉक देते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट चीज और सबसे बेस्ट चीज क्या थी, यही थी कि मुझे कैंसर होना
और मेरा उस चीज से बाहर आना है। यही मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट चीज थी, क्योंकि इसके बाद मेरे अंदर बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज आए और मैं अब लाइफ में एक अलग लेवल पे ग्रो कर पा रही हूँ। ये है हमारी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की केस स्टडी, और यही चीजें हमें रेजिलेंट बनाती है। अब और क्या चीजें जो हमें रेजिलेंट बनाती है? ऑप्टिमिज्म, कि अगर हम बेटर फ्यूचर के बारे में सोच पा रहे हैं, ऑप्टिमिज्म अगर हमारे अंदर है तो हम रेजिलेंट होंगे, कि हर चीज को पॉजिटिव देख पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई बात नहीं, नौकरी चली गई कोई इशू नहीं, कुछ और काम कर लेंगे, ऑप्टिमिज्म। इमोशनल अवेयरनेस, कि आप दूसरों की और अपनी फीलिंग्स के बारे में जितना ज्यादा अवेयर होंगे आप उतना ज्यादा रेजिलेंट होंगे। आगे आपके पास क्लियर रीजन है कि मुझे आगे क्यों बढ़ना है। लोगों की जॉब चली गई, लोग बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, मेरे पास क्लियर रीजन है कि मुझे आगे क्यों बढ़ना है। जब आपके पास लाइफ का पर्पस होता है तो आप ज्यादा बेटर तरीके से रेजिलेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अडेप्टेबिलिटी, कि एडजस्ट कर लिया और ग्रो कर गए, कि कोई बात नहीं, जहां से जो जगह मिली वहां से अपना काम करने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। अगर आपके अंदर ये सब चीजें डेवलप हो जाती हैं तो यू बिकम अ वेरी इंपैक्टफुल एंड रेजिलेंट पर्सनैलिटी। अब आता है कि एक शानदार इंटरैक्टिव एक्टिविटी जो कि मैं चाहूंगा कि एज अ होमवर्क आप सभी लोग करें। इसमें से एक प्रैक्टिस को आपको पिक करना है। अब क्या प्रैक्टिस हो सकती है? कि या तो आप थैंक यू नोट लिखें, ठीक है, एटलीस्ट एक वीक तक तो आपको करना ही है, एटलीस्ट एक वीक तक, ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक वीक। क्या आपको या तो थैंक यू नोट लिखने की आदत डालनी है हर चीज की, ठीक है, या आपको बिना किसी रिवॉर्ड की किसी की मदद करनी है, ठीक है। थर्ड, कि किसी ने कुछ गलत आपके साथ किया और आपने उसको माफ करने की जो आप एक बहुत महान जो काम है वो आपको करने की आदत डालनी, ठीक है। और एंड रिफ्लेक्ट ऑन अ पर्सनल चैलेंज एंड हाउ दे ग्रू आउट ऑफ इट, कि आपको ये चीज बतानी है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा एक पर्सनल चैलेंज आया था और आपने उससे कैसे बाहर आए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से आप कुछ भी एक चूज कर सकते हैं और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप रोज प्रैक्टिस। और इसी में मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, जर्नलिंग, कि आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू करें, उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करें। मिनिमम 5 सेंटेंस से शुरू करें कि आज आपके पूरे दिन में आप किस चीजों को लेकर थैंकफुल थे और ग्रेटफुल थे। ये आप शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट एक वीक तक करें और आप अपने पोस्ट इफेक्ट्स इसी ग्रुप पे वापस डाल सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली कैसा फील हुआ अगर जब मैंने ये किया। ये हमारा आज का होमवर्क है। अब हम थोड़ा समरी पे बात कर लेते हैं। हम एंड पे जाने से पहले जो हमने आज किया उसको रिवाइज कर लेते हैं कि एम्पैथी जो है वो हमें लोगों से कनेक्ट करना सिखाती है। अल्ट्रुइज्म जो है वो हमें लाइफ का पर्पस देता है। ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारे जीवन में खुशहाली लेके आता है, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब चीजें लेके आता है। फॉरगिवनेस से हम खुद को फ्री करना सीखते हैं कि खुद को फ्री कैसे करना है, लोगों को माफ करके। और लास्ट, रेजिलियंस से हमें ये पता लगता है कि हमें एक्चुअली कितनी स्ट्रेंथ है। फाइनल थॉट की अगर बात करूं तो रेजिलियंस से रिलेटेड मुझे आज एक अच्छा थॉट मिला तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि रेजिलियंस इसे नहीं कहेंगे कि आप आपके लाइफ में आने वाले जो तूफान है उसको अवॉइड कर सकें। रेजिलियंस इसको कहेंगे कि जो तूफान आए, तूफान जब बारिश लेके आए तो आप उस बारिश में डांस कर सको, आप एंजॉय कर सको उस मोमेंट को और उसके भी पार जा सको और एक नई सुबह को देख सको। इस चीज को बोलते हैं हम रेजिलियंस। सो again, for this day, ladies and gentlemen, for this day and for all the days for which you have attended the workshop, I would like to give my heartfelt thank and heartfelt gratitude. And so thank you so much for being here with me in this journey, and may all of you experience a life which is full of gratitude and abundance. Thank you so much. So this was my class and I am open for the questions. Thank you. Wonderful. Dr. Nikhil wonderfully presented today's lecture. Thank you, thank you, sir. It was so much thought provoking. I just जो आपने लास्ट में एक एक्सरसाइज दी थी, इंटरैक्टिव एक्टिविटी, तो आपने बताया कि एक कोई एक्टिविटी जरूर करें। तो आई विल ट्राई टू डू मोर देन वन इंटरैक्टिव एक्टिविटी प्रपोज्ड बाय यू। आई विल ट्राई टू बी going with this interactive activity. Khushbu Bora, please repeat last lines about resilience. We will share this PPT to you, जैसा रूटीन में हम शेयर कर रहे हैं, ओके। सो आपको मिल जाएगी खुशबू बोरा, यू विल गेट इट, ओके।
सो बड़ा अच्छा लगा कि वी ऑल आर हियर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। हम जिस पर्पस के साथ इस साइकोलॉजी को एक नए मोड़ की तरफ लाना चाह रहे थे, हम काफी हद तक अपनी इस बात में सफल रहे। ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बताते हैं। ओके, 41 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, सो इट्स अ गुड नंबर, क्योंकि लास्ट 6 डेज से लगातार आप लोग 50s के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं। जस्ट नॉट गोइंग फॉर विद द नंबर्स, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट वी हैव लर्नड एंड हाउ वी कैन अप्लाई इन आवर लाइफ। सो मैंने आपको बताया कि हमने इस वर्कशॉप के दौरान हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में सीखने की कोशिश की कि व्हाट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी। और अभी तक हम साइकोलॉजी में साइकोपैथोलॉजी की बात करते हैं, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, स्ट्रेस की, टेंशन्स की, ये सारी बातें करते हैं, नेगेटिव आइडियाज। लेकिन जो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी है, अगर इसको स्प्रेड करते हैं तो दैट डेफिनेटली वी विल बी कंसीडर्ड। और आपको मालूम ही है, कोविड के दौरान हमारी जो काउंसलिंग है या हमारे साइकोलॉजी के जो इंटरवेंशंस थे, जो डिफरेंट लोगों ने अलग अलग तरीके से यूज किए, I was with the COVID patients. I've been appointed by district administration. मुझे काउंसलिंग के लिए जो कोरोना पेशेंट्स थे उनके साथ काउंसलिंग करने का मौका मिला और आई लर्नड अ लॉट। और मुझे लगा कि मैं कुछ लोगों को भी जो जिनकी बिल्कुल इच्छाएं खत्म हो चुकी थी जीवन की, उनमें से कुछ लोगों की मैं इच्छाओं को लाभ पाया। ओके, सो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन कंटिन्यूसली है। और कल एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है मेरा कि कल का पार्टिसिपेशन जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज अभी तक तो हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे थे, हम कंटिन्यूसली बोलते जा रहे थे और आप लोग सुनते जा रहे थे। देयर इज नो चांस गिवन टू ऑल ऑफ यू। तो कल आपके पास नियर अबाउट हाफ एन आवर इज देयर फॉर द पार्टिसिपेंट्स। और मैंने कोशिश करूंगा कि मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजी के एक सीनियर प्रोफेसर को कहीं से मैं मैनेज कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो आई विल ट्राई टू बी अ पर्सन, टू ब्रिंग अ पर्सन in front of all of you so that we can learn more about positive psychology and we can apply the different aspects of positive psychology. मुझे तो ये लगता है पॉजिटिव साइकोलॉजी कहें या साइकोलॉजी इज पॉजिटिव, दोनों एक ही बात है। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, प्लीज, वेलकम। अभी आपके इस दौरान ही अभी डिस्कशन के दौरान ही मैंने एक ग्रुप में एक अल्टोरिज्म और प्रो सोशल बिहेवियर दोनों मिलती जुलती टर्म है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक राइट अप भेजा है। आई हैव टेकन हेल्प विद एआई आल्सो, और उसके बाद मुझे लगा कि दैट इज अ मोर बेटर वे टू रिप्रेजेंट द थिंग्स। सो वी आर हियर फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स आल्सो। सो बड़े अच्छे से कमेंट मिल रहे हैं, वंडरफुल सेशन, इट इज फॉर निखिल यू, really amazing course, although I missed some sessions, yet appreciable. रविंद्र जी, यू कैन सी द आप इसकी जो पीपीटीज वगैरह है उसको पढ़ सकते हैं और हम रिकॉर्डिंग्स को भी शेयर कर देंगे प्रोबेबली। ओके, कुछ ग्लिचेस हो गए थे, कुछ रिकॉर्डिंग्स में प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ सेशंस हम शेयर कर देंगे। प्रिंसी, यू हैव जस्ट कमेंटेड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, डेफिनेटली इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव, आई हैव लर्नड अ लॉट। यस किरण, यू हैव रेज्ड द हैंड। यस सर, प्लीज। ऐसे पूछना चाह रही थी कि मैंने आज दिन में आपको कॉल भी किया सर, वो एग्जाम कब तक है और जो सेशनल जो टेस्ट लगे? It is not a portal for asking the questions related with the university. I have previously told you that you have to connect with Dr. Venus Vyas. Okay? सर मैंने आज मैम को कॉल किया था, मैम ने आंसर नहीं किया तो सर। Okay, so you communicate. मैं communicate कर दूंगा किरण जी। You have not joined the class, single class? जी सर। Okay, then you connect with the college na, first of all. Yes sir. To ask about any of the thing, it is as related with this workshop only. Okay, you may ask a question related with the workshop. Okay sir. Anybody more if you want to ask anything? Sir, I just want to add one thing before we leave the room. Yes, please. That it is very important, as I've said earlier also, कि एक दिन किसी क्लास में 1 घंटे के लिए जुड़ना बहुत इजी होता है और
7 दिन उसी चीज को कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और यही वो जगह है जहां हम कंसिस्टेंसी सीखते हैं। तो मैं यहाँ से पार्टिसिपेंट से भी कंसिस्टेंसी सीखा हूँ कि कंसिस्टेंटली 40 to 50 मेंबर्स एवरी डे दे आर हियर, दे आर पेशेंटली लिसनिंग। और 7 से 8 बजे का वो टाइम होता है जब सभी लोग अपना काम करके अपने फैमिली के साथ बिताना पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लर्निंग के लिए इतनी ज्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए एक चीज और कि हम लोगों ने 5 या 6 दिन इस चीज को पढ़ाया है, कल आप लोगों का दिन है। अगर आप अपने व्यूज को बेटर तरीके से शेयर कर पाएंगे तो जो नेक्स्ट हम लोग वर्कशॉप जो प्लान कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया, वो और बेटर हो सकती है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू ज्वाइन टुमारो एंड शेयर कि आपको क्या चीजें अच्छी लगी और क्या चीजें और बेटर हो सकती हैं, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट contribution to join tomorrow. So I would like to see you all. Thank you so much. Okay, so thank you, Nikhil. We are in the next week, we are planning to have another workshop on cognitive psychology. Okay, so we'll love to know about cognitive psychology. Just I am planning it. If you wish to join, just give a feedback in the group so that Sure, sir. I'll just ask all the participants. This workshop is made for the participants. Okay, thank you so much. Thank you. sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you, Ajay sir. Thank you, Thank you, sir. sir.